एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन में हम लोग आज बात करेंगे जो स्टैटिक जीके है, वहां से वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट है हम लोग वो देखेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो एमसीक्यू जो आपके पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में, तो वो हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक आर कॉल्ड। तो हमें पता है कि बहुत बार क्या होता है ना, जो रॉक जो चट्टाने जो होती है, उन रॉक में आपको किसी एनिमल का कुछ जीवाश्म मिल जाएगा, कुछ रिमेनिंग मिल जाएगा, है ना। तो वो जो रिमेनिंग वगैरह जो भी ट्रैप हुआ है, जो डेड प्लांट है या फिर एनिमल का जो ट्रैप हो गया था, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फॉसिल, हिंदी में बोलते हैं इसे जीवाश्म, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? जीवाश्म। आप देखोगे जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, जो अवसादी चट्टान होती है, क्योंकि आप वो कैसे होता है सेडिमेंट्री रॉक, तो नदियां जो है, जो रिवर जो है, वो सैंड ला करके बिछाती है, फिर नेक्स्ट डे फिर से, नेक्स्ट डे फिर से, तो लेयर बाय लेयर होता है ना। फिर नेक्स्ट डे मान लो वो यहाँ पे कोई अगर एनिमल आ गया, कोई एनिमल आ गया, उसके ऊपर से फिर से और बालू वगैरह आ गई, सैंड वगैरह आ गई। तो ये तो पत्थर जब बनेगा, जब चट्टान जब बनेगा, रॉक जब बनेगा, तो ये जो डेड एनिमल जो है ये तो रॉक के अंदर आ गया ना, तो इसीलिए हमें इसमें क्या मिलेगा? जीवाश्म मिलेगा, है ना, फॉसिल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ अप्रैल 2022 व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री भूटान। तो यहां पे देखो, ईयर देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये एसएससी एमटीएस जीके पीवाईक्यू है, ठीक है। अगर इसको 2023 भी करोगे तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थिम्पू। भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू। अच्छा, भूटान का नेशनल एनिमल क्या है पता है आपको? तो बताओ मुझे, ठीक है, भूटान का नेशनल एनिमल कौन सा है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमारे पड़ोसी कंट्री में अगर हम लोग बात करें, हमारे जो पड़ोसी कंट्री है, जो नेबरिंग कंट्री है, इसमें जो बांग्लादेश की अगर बात करें ना, बांग्लादेश का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब बांग्लादेश के बारे में आपको पता होगा, कैपिटल क्या है? ढाका। और हमारे कंट्री की सबसे लंबी बॉर्डर, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है, वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द ब्रेकिंग ऑफ अ रॉक ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। हमारे अर्थ पे, हमारे अर्थ के सरफेस पे जो बड़े बड़े रॉक है, जो चट्टाने हैं, वो क्या होता है? वो धीरे धीरे टूट टूट के वो गिरते रहते हैं। वो धीरे धीरे उनका आकार छोटा होता रहता है, साइज छोटा होता रहता है, वो टूट के गिरते रहते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि उस पर लगातार सनलाइट आ रहा है, धूप आ रहा है, मतलब वो हीट हो रहा है, लगातार उस पर बारिश का इफेक्ट आ रहा है, रेनफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, प्रेशर में चेंजेस हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट ये जो चट्टाने जो है ये लगातार टूट के गिरती रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। आज जब ये छोटे छोटे टुकड़े जो टूट के अलग हुए हैं, इनको मान लो अगर हवा, विंड जो है वो उड़ा करके कहीं और लेके चली जाएगी, या फिर पानी में बह के वाटर के थ्रू कहीं और चला जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। तो देखो, इरोजन और वेदरिंग काफी एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है ना, एग्जैक्ट सेम नहीं है, रिलेटेड है। वेदरिंग मतलब टूट के गिरना, और इरोजन मतलब उसका फ्लो करके फिर दूसरी जगह जाना। नेक्स्ट एमसीक्यू, ocean acidification is ongoing decrease in pH of earth ocean caused by uptake of dash from the atmosphere। देखो, हमारे एटमोस्फेयर में से ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है ये जाता है ओशन में। ये कहां जाता है? जो बड़े बड़े महासागर, जो सागर जो है, ओशन में जाता है। और इस कारण से ओशन का पानी जो है वो क्या होता है? वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो ओशन जो अम्लीय हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? कि CO2। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये पानी के साथ मिलके, पानी क्या होता है? H2O ना, इसके साथ मिलके कौन सा एसिड बनाता है? तो कार्बोलिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड बनाता है, और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ओशन जो है ये क्या हो रहा है? ये जो है ये अम्लीय हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाला इसमें से कौन सा फॉरेस्ट है? यहां जो ऑप्शन है देखोगे, टुंड्रा को देखोगे, तो टुंड्रा आपको ऐसी जगहों पे मिलेगा जहां बर्फ ही बर्फ है, स्नो ही स्नो है ना। आप देखोगे जो रसिया का जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला एरिया है, वहां स्नो ही स्नो है। या फिर हिमालय के एकदम टॉप वाले एरिया में देखोगे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ऐसी जगह पे टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेगा, वहां पे तो रेनफॉल कम होता है ना। इसके बाद बात करते हैं टैगा की। बात करते हैं टैगा वाले में रेनफॉल 30 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक होता है। टैगा वो एरिया है जहां पे रेनफॉल बहुत कम होता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे ना घास के मैदान पाए जाते हैं टैगा एरिया में, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट भी जो है 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन जगहों पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, रेनफॉल होता है। हमारे कंट्री में आप देखोगे वेस्टर्न घाट में, है ना, जो केरला के वहां पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे हमारे कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ना, जो उत्तर पूर्वी वाला जो एरिया है, मेघालय, आप असम देखो, ये सब जो एरिया जो है, यहाँ पे इस तरीके के फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट,
द लोएस्ट नोन पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड, हमारे अर्थ का सबसे निचला जो पॉइंट जो है, जिसके बारे में आज तक पता है, हो सकता है 10 साल बाद कुछ और हो, बाद में जाके फ्यूचर में कुछ नया खोज हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो है चैलेंजर डीप। कहां पे है ये, तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में कहा, तो प्रशांत महासागर में एक है मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त बोलते हैं। मरियाना ट्रेंच जो है, मरियाना ट्रेंच में ये चैलेंजर डीप है। कितना गहरा है ये, तो लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। 11 किलोमीटर से थोड़ा कम है, मतलब 11 किलोमीटर लगभग आप बोल सकते हो, 11 किलोमीटर ये गहरा है, डीप है, चैलेंजर डीप। आप पैसिफिक ओशन के बारे में पता होगा, दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, एज ऑफ अप्रैल 2022, अगेन यहाँ पे अप्रैल हटा के 2023 कर लो, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये जो भी देख रहे हो ना, ये सभी एसएससी एमटीएस जीके पीवाईक्यू है। कौन सा, जो एसएससी एमटीएस 2022 हुआ ना, उसका जीके का क्वेश्चन है। अभी अगर आप एसएससी एमटीएस 2023 देने वाले हो ना, तो यहाँ पे ये आपको बहुत काम आएगा। ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू देख रहे हो ना, ये विश्व भूगोल जो देख रहे हो, इसके प्रश्न बहुत काम आएंगे। देखो, एज ऑफ अप्रैल 2022, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया नेबरिंग कंट्री म्यांमार। तो म्यांमार का कैपिटल क्या है, तो कैपिटल याद रखना है, क्या है, नैफिदौ, नैफिदौ, ठीक है। तो म्यांमार का, म्यांमार में जो मुद्रा चलती है, म्यांमार का जो करेंसी जो है वो क्या है, कयात, KYAT, कयात, ठीक है। ये वहां का क्या है, करेंसी है, मुद्रा है, वहां पे ये पैसे चलते हैं। नेक्स्ट, इन कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी बिकॉज, जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारे के आसपास के एरिया जो है, वहां आप देखोगे रात में ना, जो सी जो है, जो सी है, सी से लैंड की तरफ हवा जो है वो बहती है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि देखो, दिन के समय लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और सी धीरे धीरे गर्म होता है दिन के समय, ड्यूरिंग डे। लेकिन रात के समय क्या होता है कि लैंड बहुत जल्दी कूल हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है लैंड, लेकिन सी का वाटर अभी भी गर्म होता है, ठीक है, सी का वाटर अभी भी गर्म होता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, तो इस कारण से आप देखोगे कि लैंड से, अच्छा ये गलत बताया मैंने, लैंड से सी की तरफ होता है, तो इस कारण से देखोगे, क्योंकि लैंड ठंडा है, तो लैंड कूल है ना रात के टाइम, तो इस कारण से आप देखोगे लैंड से सी की तरफ में हवा बहेगी, ठीक है। लैंड से जो जमीन है जो है, उससे सी की तरफ, ओशन की तरफ जो है वो हवा बहेगी। ये होता है क्यों, क्योंकि पानी जो है वो जल्दी, जो है पानी जो है वो जल्दी गर्म, सॉरी, लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। अब पानी जो है, वाटर जो है, उसको गर्म होने में टाइम लगेगा और ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, इस कारण से, ठीक है। Manu writes about a sea which is so salty that it is very difficult to drown in it with sea it. तो मनु जो है एक सी, एक सागर के बारे में बात करता है जिसमें डूबना जो है ना, उसमें डिफिकल्ट है, डूबना डिफिकल्ट है। क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है। तो वो सी कौन सा है, तो वो सी है तुम्हारा डेड सी। ये आपको इजराइल के बॉर्डर पे मिलेगा, है ना, जो इजराइल कंट्री है वहां के बॉर्डर पे मिलेगा। देखो, आमतौर पे ना जो समुद्री पानी जो है वो कैसा होता है, नमकीन होता है। तो नॉर्मल अगर आप किसी ओशन में आप जाओगे, वहां का पानी में आप चेक करोगे नमक कितना है, सॉल्ट कितना है, तो नॉर्मली आपको 35 के आसपास मिलेगा, 35 पीपीटी, 35 पीपीटी, ठीक है। तो याद रखना, ओशन में अगर सॉल्ट को, नमक को मापना है ना, तो पीपीटी में मापता है। पीपीटी क्या होता है कि आप 1000 ग्राम अगर आपने पानी लिया, मतलब 1 केजी पानी लिया, तो उसमें नमक कितना ग्राम है, तो नॉर्मली आपको 35 ग्राम के आसपास नमक मिलेगा। मान लो आपने 1000 ग्राम, मतलब 1 केजी पानी लिया ओशन में से, समुद्र में से, तो वहां पे आपको 35 ग्राम जो है वो नमक मिलेगा नॉर्मली। लेकिन ये जो डेड सी है ना, वहां पे 1000 ग्राम में कितना मिलेगा पता है, 240 ग्राम के आसपास मिलेगा, 240 या 230 ग्राम के आसपास मिलेगा, मतलब बहुत नमक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नमकीन वाला ये सागर है, ठीक है, सी है। वैसे एक मैं बताऊं, जो टर्की कंट्री है जिसको तुर्की बोलते हैं, वहां एक झील है, लेक है, लेक वैन, झील का नाम क्या है, वैन। ये वैन में, ये जो लेक वैन है ना, झील जो है, इसमें तो पीपीटी कितना है पता है, 320 पीपीटी तक जाता है, ठीक है। लेकिन ये झील है, यहाँ तो ओशन सागर पूछ रहा था ना, इसलिए यहाँ पे 320 पीपीटी तक होता है, ठीक है। मतलब 1000 अगर आप 1000 ग्राम अगर आप पानी लेते हो, तो उसमें से 320 ग्राम आपको नमक मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिलोंग टू द पोलर रीजन। तो जो ध्रुवीय इलाके जो है ना, हमारा अर्थ ये है, यहां पे आपको इक्वेटर मिलेगा 0 डिग्री, फिर वहां पे 23 वाला लाइन मिलेगा, है ना, 23 कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, फिर 66.5 मिलेगा। फिर उसके बाद में ये वाला जो पोलर एरिया है ना, तो यहाँ पे कौन सा कंट्री आपको मिलेगा इनमें से, तो कनाडा, कनाडा यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। कनाडा जो है वो पोलर कंट्री है। नाउ रशिया भी है। नेक्स्ट, द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल बिटवीन। देखो किसी भी कंट्री में
किसी भी कंट्री में जो काफी सारे लोग काम करते हैं, लेकिन क्या 5 साल का बच्चा काम करता है या 2 साल का बच्चा काम करता है? नहीं ना। 2 साल का बच्चा क्या ऑफिस जाता है? नहीं। तो जनरली 15 साल हम लोग मानते हैं कि 15 साल से लेकर के 59 ईयर से लेकर के 15 से लेकर के 59 ईयर, ये उम्र वाले जो लोग हैं ना, ये असल में काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाला उम्र है ये। ठीक है, तो वर्किंग एज क्या होता है? 15 to 59, याद रखना है आपको। क्योंकि 15 साल से छोटे वाले वो तो बच्चे हैं, स्कूल वगैरह जो है वो है। और इससे वाले जो है वो एल्डर हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। नेक्स्ट, as of April 2022, what's the official language of India's neighboring country China? तो 2022 हटा के 2023 कर लो, कोई चेंजेस नहीं है। तो चाइना की जो लैंग्वेज जो है वो है मैंडरीन, है ना। हम लोग बोलते हैं ना चाइनीज लैंग्वेज, एक्चुअल में उसको क्या बोलते हैं? मैंडरीन। तो मैंडरीन लैंग्वेज बोलते हैं। आज चाइना की करेंसी, चाइना में जो मुद्रा जो चलता है, तो आप लोगों ने इसका सुना होगा, कौन सा? चाइना की जो मुद्रा जो है, तो रिन मिन बी, है ना। चाइना की मुद्रा जो है, एक तो आपने युआन सुना होगा, और एक और क्या है? रिन मिन बी, है ना, रिन मिन बी। तो याद रखना है आपको, ठीक है, चाइना का, चीन का। अच्छा, चाइना का कैपिटल क्या है बताओ तो मुझे, चाइना का कैपिटल क्या है? नेक्स्ट, द लेयर ऑफ सॉइल इज डार्क इन द कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल, इट इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिमेन मोर वाटर, इट इज कॉल्ड। देखो, अगर आप मिट्टी को देखते हो ना, तो मिट्टी में काफी सारे लेयर होते हैं, ठीक है, काफी सारे परत होती है मिट्टी में। सबसे ऊपरी वाला जो परत जो है ना, इसको सबसे ऊपरी वाला जो परत जो है, इसको बोलता है ए हॉरिजॉन। क्या बोलता है? ए हॉरिजॉन। और ये जो ऊपरी वाला जो परत है, इसमें आपको ह्यूमस मिलेगा। ह्यूमस क्या होता है? जो भी पत्ते, पेड़ पौधे सड़ गल गए हैं, वो उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। तो जो भी पत्ते मान लो मर गए, या फिर पत्ते वगैरह जो है वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, डाल वगैरह जो है पेड़ पौधों के सड़ गल रहे हैं, तो वो उसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो ह्यूमस कलर, ह्यूमस उसको बोलेंगे। तो इसी कारण ह्यूमस की मौजूदगी के कारण, ह्यूमस के प्रेजेंस के कारण, ये थोड़ा डार्क कलर का आप देखोगे। तो इसको ए होरिजन बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम है टॉप सॉइल। तो ए होरिजन का ही दूसरा नाम है टॉप सॉइल। ए होरिजन के नीचे आपको मिलेगा बी होरिजन, फिर उसके नीचे मिलेगा सी होरिजन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोरेन? तो मोरेन मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि जो नदियां जो बहती है, जो रिवर जो बहती है, वो अपने साथ बालू, पत्थर, सैंड, सिल्ट वगैरह लेके बहती है, और उसको डिपॉजिट करती है, जमा करती है। इसी तरीके से जो ग्लेशियर जो होते हैं, जो ग्लेशियर जो होते हैं, वो ग्लेशियर भी अपने साथ काफी सारा सैंड, सिल्ट वगैरह लेकर के वो फ्लो होती है। बहुत स्लो स्लो होता है ये, बट होता है। मान लो एक ग्लेशियर बह रही है, आगे की तरफ खसक रही है, तो वो अपने काफी सारा सैंड, सिल्ट वगैरह जो रॉक जो है वो जमा करेगी। अब बाद में जब ग्लेशियर जब पिघल जाएगा, ग्लेशियर में तो स्नो होगा ना, बर्फ होगा, तो बर्फ जब पिघल जाएगा तब क्या बचेगा? तब जो वो पत्थर वगैरह जो भी लेके आए थे, जो भी सैंड सिल्ट लेके आए थे, वो सिर्फ बचेगा। तो इसी को बोलते हैं मोरेन, इसी को बोलते हैं मोरेन, ठीक है। तो ग्लेशियर द्वारा लाया गया, जमा किया गया पदार्थ जो है ना, जो भी आपने ग्लेशियर के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, उसे मोरेन बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन ईयर इज नोन एज। तो 1000 लोगों पे, मान लो किसी कंट्री में 1000 लोग थे, किसी गांव में 1000 लोग थे, अब वो 1000 में मान लो 5 लोग मर गए, तो क्या बोलेंगे कि उस गांव का, उस विलेज का डेथ रेट कितना है? 5 है। तो 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो उसे डेथ रेट बोलेंगे, है ना। तो देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू में ये सब भी प्रिपेयर करना है आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, द लार्जर ओशन ऑन द अर्थ इज। तो ओशन बताना है, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, ठीक है। तो पैसिफिक एक नंबर पे आता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट है। इसके बाद आपको अटलांटिक मिलेगा 2 नंबर पे, तब जाके आपको इंडियन मिलेगा 3 नंबर पे, 4 नंबर पे सदर्न ओशन मिलेगा, 5 नंबर पे आर्कटिक मिलेगा। तो याद रखो, पैसिफिक सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर जिसको इंडियन ओशन बोलेंगे, 4 नंबर पे दक्षिणी महासागर जिसको सदर्न ओशन बोलेंगे, अब 5 नंबर पे आर्कटिक आता है, ठीक है। पैसिफिक क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के बारे में कुछ और जानकारी ले लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में जितना भी, पूरा दुनिया का, पूरे अर्थ की बात करो, पूरी पृथ्वी का बात करो, तो पूरी पृथ्वी का कितना भाग प्रशांत महासागर ने घेर के रखा है? प्रशांत महासागर ने पूरी दुनिया का कितना क्षेत्रफल जो है वो कवर किया है ना, एरिया। तो ये है 32%, पूरे वर्ल्ड का 32%। अगर मैं पूछूं कि पूरे जो पानी जो है, पानी वाला जो पार्ट है, जो वाटर बॉडी है, वाटर वाला पार्ट है, वाटर वाले का कितना पोर्शन कवर किया है? तो 46%। कंफ्यूज मत होना, 32% पूरे वर्ल्ड का। इसमें मैं लैंड और वाटर दोनों बोल रहा हूं, लैंड और वाटर, लैंड और वाटर दोनों मिला के जो पूरा का पूरा अर्थ बनता है ना, तो उसका सरफेस एरिया का, क्षेत्रफल का 32%। और
सिर्फ अगर वाटर की बात करो, सिर्फ पानी वाले भाग की बात करो, तो उसका 46% जो है वो पैसिफिक ओशन में कवर होता है। याद रखना है आपको ये, ठीक है। तो देखो एसएससी एमटीएस में इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं, है ना। तो एसएससी एमटीएस जब जीके प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो सॉइल, मिट्टी बनने का जो प्रक्रिया जो है, जो फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। तो देखो, मिट्टी बनने के प्रोसेस में जो लैंडस्लाइड जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बाकी ये जो है ये इंपॉर्टेंट रोल है। मैं समझाता हूं एग्जांपल से। जैसे मान लो कोई एरिया है, कोई जगह है, वहां बहुत बारिश होती है। तो बारिश होने के कारण क्या होगा कि वो जो पानी जो है, वो जो रेन वाटर जो है, वो क्या करेगी, मिट्टी में, उस सॉइल में प्रेजेंट जो भी मिनरल्स जो है ना, उन मिनरल्स को बहा करके लेके चली जाएगी, फ्लो करके लेके चली जाएगी। एज अ रिजल्ट उस सॉइल में मिनरल आपको बचेगा नहीं, बचेगा ना, मिनरल कम हो जाएगा। यानी कि रेन क्या है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इफेक्ट कर रहा है ना सॉइल को, तो क्लाइमेट इफेक्ट करता है। पेरेंट मटेरियल मतलब कि कोई भी सॉइल किन चीजों से बना है। सॉइल कैसे बनता है, जब बड़े बड़े रॉक टूटते हैं, फूटते हैं, फिर उससे सॉइल बनता है। आप देखो, जो महाराष्ट्र का एरिया जो है वो देखो, आप कर्नाटक का कुछ एरिया को देखो, तो वहां पे आपको ब्लैक सॉइल मिलता है ना, काली मिट्टी। क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पे एक टाइम में जो है पठार एरिया था, वो बेसाल्ट इग्निशियस रॉक था, आग्नेय चट्टान था। वो आग्नेय चट्टान टूट फूट के फिर वहां पे जो है ब्लैक सॉइल बना। टोपोग्राफी भी इफेक्ट करता है, ठीक है, लैंडस्लाइड नहीं करता, याद रखना है। देखो, आपको अगर आप जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो ना एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस के प्रिपरेशन में कोई भी अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल अपन से बात करो, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का। नेक्स्ट, द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर एंड कल्चर। व्हाट इज द एगर मीनिंग। तो एग्रीकल्चर वर्ड में एगर जो वर्ड आता है ना, इस एगर वर्ड का मतलब होता है क्या, सॉइल। एगर वर्ड का मतलब होता है सॉइल, तो याद रखना, मिट्टी। On the basis of the age, population of a nation is divided into how many country categories। तो किसी भी कंट्री में आप तीन तरह के लोग पाओगे। एक चिल्ड्रेन है, जो बच्चे हैं, है ना, जो चाइल्ड है, चिल्ड्रेन है। फिर उसके बाद में एल्डर है, जो बूढ़े लोग हैं। और बीच में आपको मिलेगा क्या, वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग काम करते हैं, है ना, जो लोग काम करते हैं, तो वर्किंग। तो बच्चे मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे, और जो कामगार जो है, जो काम करते हैं, वो मिलेंगे। तो टोटल कितने ग्रुप में बांटते हैं, तीन ग्रुप में, है ना, तीन ग्रुप में बांटते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड। हमें पता है ओशन का पानी जो है, ओशन का जो लेवल जो है, वो कभी ऊंचा होता है, कभी नीचा होता है। तो ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, इसे ही तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा, इंग्लिश में बोलते हैं टाइड, लो टाइड, हाई टाइड। तो ये क्यों होता है, ये होता है मून की वजह से, ये होता है सन की वजह से। तो मून की वजह से, सन की वजह से, है ना, जो चंद्रमा है, सूर्य है, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, इसके कारण ही क्या होता है, ये टाइड वगैरह जो है, ज्वार भाटा जो है, ये आता है। दिन में दो बार होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टाइड बोलते हैं। अब टाइड के भी आपको पता होगा दो टाइप है, एक है स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, स्प्रिंग, और दूसरा होता है कौन सा, तो एक है स्प्रिंग वाला है, एक है नीप है ना, तो नीप है। तो अलग से जब मैं इन सब का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा ना, अभी तो बस एमसीक्यू देख रहे हैं, तो वहां पे मैं इन सब चीजों को कवर करूंगा। नेक्स्ट, महोगनी ट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। तो महोगनी जो है ये किस तरीके का ट्री है, कौन से एरिया में आपको मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको जो वर्षा वन जो होती है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होती है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहां मिलेंगे महोगनी। इसके बाद में रोजवुड, है ना, क्या मिलेंगे, रोजवुड मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको सिनकोना आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, रबड़ मिलेगा, ठीक है, तो रबड़ मिलेगा। तो ये सब जो ट्री के नाम बता रहा हूं ना, तो ये आपको, ये कहां है, ये वर्षा वन वाले जो है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, वहां पे मिलेंगे रोजवुड, सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी। एबोनी भी इंपॉर्टेंट नाम है ना, याद रखो, ठीक है। अगला एमसीक्यू देख लो। नीता is telling her friend about the smallest planet in our solar system. Which of the following planet is he talking about? सबसे छोटा प्लेनेट, तो सन के सबसे नजदीक कौन सा है, मर्क्यूरी, बुध ना। सबसे नजदीक कौन है, मर्क्यूरी प्लेनेट, बुध ग्रह है। तो यही है सबसे छोटा, सबसे छोटा यही है, सबसे नजदीक भी यही है। लेकिन सबसे गर्म ये नहीं है, सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे गर्म कौन सा है, सबसे हॉट कौन सा है, तो वेनस, शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं। कारण क्या है, तो वेनस में आपको मिलेगा CH4, मीथेन गैस। मीथेन गैस के मौजूदगी की वजह से, मीथेन गैस के प्रेजेंस की वजह से वेनस जो है सबसे गर्म ग्रह है। और तब जाके अर्थ आता है 3 नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेट ग्रासलैंड इन रशिया।
तो रशिया में जो टेम्परेट वाला ग्रासलैंड जो है तो कौन सा है रशिया में? तो रशिया में वो है स्टेपिस, है ना, ग्रासलैंड, घास के मैदान, बहुत बड़े बड़े घास के मैदान। प्रेरी वगैरह तो आपको मिलेगा कहां पे? अर्जेंटीना में। अमेजन तो क्या है? फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, वर्षावन है। अमेजन एक रेन फॉरेस्ट है। कोंगो जो है ये तो एक कंट्री है। कोंगो के वहां पे आपको रेन फॉरेस्ट भी मिलेगा, कोंगो घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is categorized under the slow mass movement of geomorphic process? तो geomorphic process मतलब जो भू आकृति बनती है। आप जो लैंड के ऊपर कहीं पहाड़ कहीं देखते हो, कहीं पठार देखते हो, कहीं माउंटेन देख रहे हो ना, तो कहीं प्लेट्यू देख रहे हो, कहीं आप गॉड्स देख रहे हो, तो ये जो अलग अलग लैंड का अलग अलग शेप है, अलग अलग आकृति जो है, तो इसको बोलेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है वो? सॉरी, तो विच आर द फॉलोइंग इज कैटेगराइज अंडर द स्लो मास मूवमेंट इन जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो यहां पे मड फ्लो जो होता है, ठीक है, तो मड फ्लो क्या होता है? जहां पे मिट्टी जो है वो बह रही है, ठीक है, वो आप देखोगे। अर्थ फ्लो, ठीक है, तो अर्थ में हम लोग देखेंगे जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, पता है ना कि अर्थ के ऊपर काफी सारा टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है? कहीं पहाड़ बनेंगे, कहीं पठार बनेंगे, अलग अलग चीजें बनेंगी, ठीक है। तो वो ये भी एक तरह का स्लो मूवमेंट है। लैंडस्लाइड भी आप देखोगे, ये भी एक तरीके का मूवमेंट है, ठीक है। तो यहां देखो, मैंने चीजों को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं एक चीज आप पे छोड़ रहा हूं। अब वो ये है कि इसका आंसर आप बताओगे कि बताओ मैं कमेंट किस पे करूं, आंसर किसको मैं बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कॉल्ड? तो हवा में जो मौजूद मौजूद जो प्रेशर, जो मॉइस्चर जो है, जो नमी जो है, इसे क्या बोलते हैं? तो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बोलते हैं इसे, ठीक है, आर्द्रता, ठीक है। और इसी आर्द्रता की वजह से बारिश होती है, स्नोफॉल होगा या दूसरी चीजें होगी, ठीक है। और ये आर्द्रता को मापेंगे कैसे? तो हाइग्रोमीटर, किस चीज से मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? तो अवसादी चट्टान जो कि कैसे बनती है, मैंने पहले ही बताया, नदी जो है बालू पत्थर जमा कर रही है, तो परत दर परत जमा कर रही है, लेयर बाय लेयर जमा कर रही है, इसकी वजह से बनता है। तो कौन सा है इसमें एग्जाम्पल? तो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो है ये एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का। ग्रेनाइट और बेसाल्ट की बात करें तो ये तो इग्निशियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। अब मार्बल की बात करें तो ये क्या है? रूपांतरित चट्टान है ना, मेटामॉर्फिक रॉक है ये मार्बल। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following determine the color, texture, chemical property, mineral content and permeability of the soil? तो सॉयल में ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो कि सॉयल का कलर कैसा होगा, मिट्टी का कलर कैसा होगा, बनावट कैसा होगा, गुण कैसे होंगे, ये सब कुछ काफी हद तक निर्भर करता है कि वो किस रॉक से बना है। क्योंकि मिट्टी बनता है रॉक से, देखो समझ लो, जो बड़े बड़े चट्टान है यही जब टूटते फूटते हैं तो मिट्टी बनता है, सॉयल बनता है। तो कौन से सॉयल से वो मिट्टी बन रहा है, तो उससे तय होता है कि उसका कलर क्या होगा, है ना। आप देखोगे जो दक्कन वाला जो एरिया है महाराष्ट्र में, आपको काली मिट्टी मिल रही है, क्यों? क्योंकि वहां पे बेसाल्ट चट्टान, जो आग्नेय चट्टान, जो इग्निशियस रॉक है, वो टूट फूट के वहां पे जो है वो बना है, ठीक है, वहां पे रॉक बना है, मिट्टी बना है, सॉइल बना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न? जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा जो चंद्रमा जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटन, है ना। टाइटन जो है ये सबसे सबसे बड़ा जो है मून है। और इस वीडियो के अंत में मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पता है उसका क्वेश्चन ज्यादातर लोग गलत देंगे, गूगल मत करना आप लोग खुद से आंसर देना। मैं एंड में एक इसी से रिलेटेड एक पूछूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर जनरली इन? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, आपको सबसे ज्यादा गर्मी कब लगेगी? तो लगभग 1 से 2 बजे के आसपास, तो आफ्टरनून। तो देखो एसएससी एमटीएस जीके में, एसएससी एमटीएस स्टैटिक जीके में इतना आसान क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ टफ पूछ रहे हैं, है ना। स्टैटिक जीके में जो आपके जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है उससे में एसएससी एमटीएस में इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब क्वेश्चन तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट? तो मून जो है वो अर्थ के चारों ओर, मून हमें पता है ना, चंद्रमा जो है वो सूर्य सन के चारों ओर घूमती है, ऑफ कोर्स अर्थ के भी चारों ओर घूमती है, पृथ्वी के भी चारों ओर घूमती है। तो ये चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगता है लगभग? तो लगभग 27 घंटा, 27 डेज 7 आवर 43 मिनट के आसपास का टाइम लगता है, ठीक है। तो याद रखना है 7 आवर 43 मिनट्स भी जोड़ लो, ठीक है। तो 27 डेज 7 आवर 43 मिनट्स। तो कहीं कहीं पे आपको ना क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, अप्रोक्स 28 दिन, 28 डेज, कहीं कहीं पे ऐसा भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the dark reddish color stone used as raw material in aluminium smelting? तो एल्युमिनियम बनाने में, एल्युमिनियम जो हमें मिलता है
वो एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है ना, एक मेटल है, तो वो हमें एल्युमिनियम का ओर क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो अयस्क का नाम है बॉक्साइड। तो हमें बॉक्साइड से एल्युमिनियम मिलता है। अब बॉक्साइड का फॉर्मूला याद रखो, Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। ठीक है, तो ये है बॉक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा एल्युमिनियम के कुछ और दूसरे और भी है। ठीक है, क्रायोलाइट है, याद रखना है, कोरंडम है, याद रखना है। ये एल्युमिनियम के क्या है, अयस्क है, और है। विच आर द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। तो हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा पानी तो आपको महासागरों में मिलेगा, ओशंस में मिलेगा, लेकिन यहां पे फ्रेश वाटर पूछ रहे हैं, ताजा पानी। ठीक है, तो ताजा पानी मिलेगा आपको आइस कैप, जो आइस कैप्स जो है, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, जो नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल जो है, वहां पे जो बर्फ जो है, स्नो जो है, वहां मिलेगा। ठीक है, देखो हम लोग फ्रेश वाटर है कि सॉल्ट वाटर है कि सॉल्टी वाटर है कि ब्रैकिश वाटर है, ओशन वाला वाटर जो होता है ना, तो कैसे पहचानते हैं? अगर 1000 ग्राम पानी आप लेते हो, 1000 ग्राम, और उसमें अगर 0.5 ग्राम आपको सॉल्ट मिलता है, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम अगर सॉल्ट या फिर इससे कम मिलता है, तो वैसे पानी को बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर का पीपीटी कितना होता है? 0.5 पीपीटी होता है, याद रखना, पीपीटी है ना, पार्टिकल पर थाउजेंड, पार्टिकल पर थाउजेंड। अब वैसे ओशन में जो नमक जो होती है ना, वो हमें पता है ना, ओशन से नमक मिलता है। तो ओशन में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा तो सोडियम क्लोराइड है ना। उसके बाद कौन है? मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2, याद रखना। तो सबसे ज्यादा नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड मिलता है। उसके अलावा आप देखोगे लगभग 10-11% के आसपास में, 10 से 11% के आसपास में, 11 तो नहीं, 10% के आसपास में आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, ओशन में। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फाइबर क्रॉप। फाइबर, ऐसे क्रॉप, ऐसा फसल जिससे रेशा निकलता है, जैसे जूट, जूट से रेशा निकलता है ना, धागा बनता है, और फिर उस धागा से बोरी बनती है, और भी बहुत सारी चीजें बनती है। कॉटन, जो कॉटन जो होता है, सूती जो होता है, उससे भी आप देखोगे कि वहां से भी धागा बनता है, कपड़े बनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, किससे धागा बनता है? तो हेम्प, जो हेम्प जो होता है ना, जो गाजा जो है, इससे भी याद रखना है कि फाइबर बनता है। तो जब ये क्वेश्चन मैंने देखा ना, जब एसएससी एमटीएस में इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा, तो ये एक चीज समझ में आया कि 2-4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एसएससी एमटीएस एग्जाम में मिलेंगे, जीके पार्ट में, कि जो आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग हेम्प को उतना याद नहीं करते, बट याद रखो, हेम्प जो गाजा जो है, वहां से भी धागा निकलता है, फाइबर निकलती है। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू। तो जो ग्रोथ रेट है, मान लो कोई कंट्री में 100 लोग हैं, मान लो, अब 100 में मान लो 1 साल के अंदर 5 नए बच्चे पैदा हो गए। ठीक है, लेकिन मान लो 2 लोग मर भी गए 1 साल में, तो अब पॉपुलेशन कितना है? 5 बढ़े तो मर भी तो गए ना, मतलब अब पॉपुलेशन 103 है। तो ग्रोथ कितना हुआ? 100 से 103 हो गया, यानी कि 3% का ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो ग्रोथ रेट निकालना है तो आपको बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस लेना पड़ेगा बर्थ रेट और डेथ रेट में, है ना, जो जन्म दर और मृत्यु दर जो है, उसमें आपको अंतर निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्रोथ रेट जो है, जो जनसंख्या की वृद्धि दर जो है, वो पता चलेगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक आर देयर। तो कितने तरह के आग्नेय चट्टान होते हैं? तो 2 तरह के, हम लोग 2 तरीके का जो है डिवाइड कर सकते हैं। देखो, कुछ आग्नेय चट्टान बनता कैसे है? तो जो गर्म गर्म लावा, जो मैग्मा जो है, जब वो ठंडा होता है तो उससे बनता है ना, जो गर्म गर्म लावा जो कूल डाउन होता है, मैग्मा बनता है, उससे होता है। तो मान लो ये लैंड है, ये सरफेस है, ये जमीन है ना, ये लैंड है। अब लैंड के अंदर में गर्म गर्म मैग्मा यहाँ पे काफी सारा है। अब 2 चीज हो सकता है, कुछ मैग्मा जमीन के अंदर में ही ठंडा होकर रॉक बन गया, और एक और चीज हो सकता है, कुछ मैग्मा जमीन के बाहर आकर के ठंडा हुआ। तो 2 चीज हो सकता है, अगर गरम गरम जो मैग्मा जो है, हॉट मैग्मा, वो जमीन के अंदर ठंडा हो रहा है और उससे जो रॉक बन रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। अब बाहर ठंडा हो रहा है तो एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। तो यानी कि 2 कैटेगरी है ना। अब इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं ना, ये मुझे मिला नहीं, तो इस कारण से मैंने उसको बताया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following country had the higher average population density than India in 2020 as per Food and Agriculture Organization World Bank report estimation। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आसान सा है, बांग्लादेश जो है इसका आंसर है। ठीक है, बांग्लादेश इसका आंसर है। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। किसी कंट्री में, किसी भी शहर में, गांव में आप देखोगे अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई ऑफिस जाता है तो कोई कोई खेती करता है, तो कोई अपने दुकान में काम करता है, तो कोई मजदूरी करता है। तो ये जो अलग अलग काम है, अलग अलग ऑक्यूपेशन है, इसके हिसाब से अगर पॉपुलेशन को डिवाइड करें कि 10% जो है वो फार्मर है, 5% जो है वो ऑफिसर है,
13% बिजनेस करता है। इस तरह से अगर डिवाइड करें तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलेंगे, व्यावसायिक संरचना बोलेंगे उसको हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट, मशरूम रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू, तो मशरूम रॉक जो है वो कैसे बनता है, तो ये प्रोसेस में समझाता हूं। मान लो एक रेगिस्तान का इलाका है, डिजर्ट है, और डिजर्ट में मान लो कि ये एक रॉक है, ऐसे करके एक रॉक है। अब होगा क्या, ये रॉक का, ये मान लो जो हवाएं जो चल रही है, हवाएं जो चल रही है नीचे की तरफ होकर चल रही है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है और ये ऊंचा सा रॉक है एक। तो हवाएं जो है जमीन पे चल रही है ना, तो वो क्या करेगा, वो नीचे वाला भाग का जो रॉक है ना उसको काट छाट करते रहेगा, इधर से भी हवा आ रही है तो काट छाट करते रहेगा। तो होगा क्या कि जैसे ये जमीन है, ये जो रॉक जो है ये काट छाट होते होते ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहा और नीचे वाला कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये वाला भाग को काट छाट कर दिया गया, किसने, विंड ने, हवा ने। तो ये मशरूम जैसा दिख रहा है ना, जो हिंदी में क्या बोलते हैं मशरूम को, कुकुरमुत्ते का जो छत्ता जो होता है ना, तो कुकुरमुत्ता जो है होता है वैसा दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलता है, विंड इरोजन, है ना, वायु के द्वारा अपर्दन। नेक्स्ट, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो टी कल्टीवेशन जो है ये एग्जाम्पल है किस तरीके की एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है कि जब किसी बड़ी सी एरिया में, बड़ी सी जगह पे, है ना, वहां पे एक ही टाइप का फसल लगा रहे हैं, एक ही तरह के बड़ी सी एरिया में। आपने जैसे टी गार्डन देखा होगा, अगर मूवी में या सच में देखा होगा, ठीक है, तो बताओ आपने कभी टी गार्डन देखा है, नहीं देखा है, ठीक है, तो वहां पे आप देखो दूर दूर तक आपको टी गार्डन नजर आएंगे। तो ये एक तरह का प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। जैसे मेरे घर के कुछ बगल में ही टी गार्डन्स वगैरह है, तो मैं तो देखता हूं। अच्छा, आप में से किन्होंने टी गार्डन देखा है और कहां देखा है, ये मुझे कमेंट करके बताओ तो, अगर देखा है तो, और नहीं देखा है तो भी बताओ। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, तो हमने क्या करा, तो हमने आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू जो एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन में हमने आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यू देख लिए, जो कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम में, है ना, या फिर अगर आप एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम दोगे तो वहां भी आपको काम देगा ये सभी एमसीक्यूज जो आप देख रहे हो। तो कोई डाउट क्वारी हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, इसके बाद मैं और अलग अलग विषय के जो है एमसीक्यू लेके आऊंगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख लेना है। थैंक यू।